जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग, और बैंकिंग में हमने कल देखा था आरबीआई कैसे वर्क करती है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बैंकिंग में और कौन कौन से छोटे छोटे बैंक्स हैं। अब छोटे छोटे बैंक्स के बारे में सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में बहुत बड़े अच्छे से पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीआरएसआई हो, यूपीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो। हर जगह बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये इसमें से इंफॉर्मेशंस में से क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी समिति आई, कौन कैसे कंट्रोल करता है, छोटे बैंक्स क्या हैं, कितने लोन दे सकते हैं, कब बने, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। इसलिए पढ़ना जरूरी है, तो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, आज बात करते हैं स्मॉल बैंक्स की। स्मॉल बैंक्स क्यों बने होंगे? जब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं हमारे देश में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होने का मतलब है कि आरबीआई के शेड्यूल 2 में रजिस्टर्ड हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं। आरबीआई उसको रेगुलेट कर रही है, तो फिर इसको स्मॉल बैंक्स को बनाने का क्या उद्देश्य था? इसका कारण ये था कि गांव में फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, गांव में रूरल एरिया में बैंक्स को डेवलप करना। अब क्या होता है गांव में ना, कि गांव में जो लोग होते हैं, अब वो लोन लेने गए बैंक से, तो बैंक से तो मिला नहीं उनको, बैंक तो था नहीं, तो छोटे छोटे बैंक्स खोला गया। देखिए क्या होता है, लोन लेना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। अगर लोन लेने के बाद आप अपनी पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन कर रहे हैं। पूंजीगत परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं वो हम बजट में बताएंगे अच्छे से। लेकिन अगर आप लोन लेके, अगर एग्जाम्पल देते हैं, घर खरीद लिए चाहे कुछ और कर दिए जहाँ से आपको रेवेन्यू आने लगा, तो गलत चीज़ नहीं है। सरकार भी तो लोन लेती है ना बाहर के देशों से, तभी तो राज्य खुशी घाटा बढ़ता है चाहे घटता है। तो सरकार भी लोन लेती है, लोन लेके इकोनॉमी को बड़ा करती है। लोन लेना खराब नहीं है, लेकिन गाँव के लोग क्या करते थे, साहूकारों से लोन लेते थे और अपने बचत का एक बड़ा हिस्सा साहूकारों को देना पड़ता था। ऐसे में जब उनके पास कुल बचत कम हो जाएगा तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण पे उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। जैसे ही इन्वेस्टमेंट न सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण पे कम होगा, वैसे उनका इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कम होने लगेगा। किसी भी चीज़ को खरीदने जाएंगे तो उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि कर्ज अपनी कमाई का एक हिस्सा कर्ज चुकाने में चला गया। तो ऐसे में सोचा गया कि क्यों ना गांव में छोटे छोटे बैंक्स को डेवलप किया जाए, जैसे सरकारी बैंक, स्मॉल बैंक्स, इन सब का डेवलपमेंट किया जाए। तो अलग अलग समितियाँ इसकी सिफारिश दी, फिर डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये लोग घाटे में चले गए। फिर समिति आती है जो इसको बंद करने के लिए बोलती है, उसके बाद फिर इसका पुनर्गठन किया जाता है, कई कई तरीके अपनाए जाते हैं जिससे ये अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबीज। इसमें क्या होता है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। अब 2 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि मैंने पहले बता दिया था पिछली वीडियो में कि गांधी जी जो थे वो हमेशा ग्रामीण विकास की बात करते थे, और ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण में कुछ भी होगा तो हम 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। ज़्यादातर चीज़ें, जो भी संस्थाओं का स्थापना करना होगा जो ग्रामीण विकास के लिए है, ग्रामीण चीज़ों के लिए, ग्रामीण रोजगार को आगे बढ़ाएं, ग्रामीण इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम 2 अक्टूबर का ही दिन चुनते हैं। इसलिए 2 अक्टूबर चुना गया। गांधी जी की जयंती थी और गांधी जी गाँव के विकास की बात करते थे, तो स्मॉल बैंक्स की स्थापना के बाद गाँव का विकास हो जाता, तो गांधी जी के बर्थडे को, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो 2 अक्टूबर है, उसको चुना गया। ये किसकी समिति की सिफारिश थी? नरसिंहम समिति। इसके 2 उद्देश्य थे। समाज के कमजोर वर्गों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना, उसके बाद सामाजिक ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना, वहाँ उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना, प्रोडक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बचत बढ़ेगी। अब ये केलकर समिति आती है। केलकर समिति क्या बोली? सिफारिशों को मानते हुए ना सरकार ने इसकी स्थापना बंद कर दी। काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण बैंकों का स्थापना हो गया था, लेकिन केलकर समिति की सिफारिश से बोली कि बंद कर दीजिए अब। उसके बाद फिर इसका रिफॉर्म किया जाएगा। इन बैंक की मजबूती के लिए सरकार ने भंडारी समिति 1995 में आई और वसु समिति 1995 टू 1996 में आई। इसने कुछ रिफॉर्म के तरीके बताए। बोला गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप बाध्य नहीं होने चाहिए ऐसे, मतलब ऋण देने के लिए, ऐसे ही मतलब ऋण न दें, कुछ कुछ रेगुलेशन लगाने की सिफारिश की इन्होंने। अब ये कौन से अधिनियम से अधिशासित होती हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 से गवर्न होती हैं ये। भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और संबंधित राज्य की हिस्सेदारी कितनी कितनी होगी? भारत सरकार की, प्रायोजक बैंक की और संबंधित राज्य की हिस्सेदारी कई बार पूछ ली जाती है कि जब ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुलेंगे तो उसमें किसकी हिस्सेदारी कितनी कितनी होगी। तो इसमें हिस्सेदारी के लिहाज से देखें तो 50% भारत सरकार की होगी और उसके बाद 35% और 15% इन दोनों की होगी। क्लियर है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और संबंधित राज्य की हिस्सेदारी 50%, 35% और 15% है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
का विनियमन राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक नाबार्ड की सहायता से होता है। नाबार्ड उनका विनियमन करता है, रेगुलेशन करता है। क्लियर। निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक कौन होते हैं? तो ये कहाँ से निकले? नचिकेत मोर समिति की सिफारिश से ये आए। अब क्या होगा? ऋण की नचिकेत मोर समिति किससे रिलेटेड है? निजी क्षेत्र के बैंक। अब ऋण की न्यूनतम सीमा 40% से बढ़ाकर 50% तक कर दी गई। क्लियर। अब सहकारी बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। नाम में ही है कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, साथ साथ ऑपरेट कर रहे हैं, इसको साथ साथ चला रहे हैं, तो लाभ की हिस्सेदारी भी बटेगी और मालिकाना हक भी बटेगा। क्लियर। तो कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 से शासित होते हैं और बैंकिंग कानून सहकारी समिति अधिनियम 1955 के द्वारा शासित होते हैं। तो दो अधिनियम से शासित होते हैं। पूछ लिया जाता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया तो पूछ दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 से और बैंकिंग कानून सहकारी समिति अधिनियम 1955 द्वारा ये शासित होते हैं। साथ ही साथ कुछ राज्य की भी अपने अपने अधिनियम हैं, तो उसके द्वारा भी कुछ बैलेंस किया जाता है, इनको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। विशेषता इनकी क्या होती है भाई? सदस्य ग्राहक एवं मालिक दोनों का स्वामित्व इसमें होता है। कोऑपरेटिव से नाम से ही जाहिर है, असल में कोऑपरेटिव क्या है कि दोनों की मालिकाना हक होता है, ग्राहक और मालिक का। उसके बाद क्या होता है कि लाभ भी बटेगा। साथ ही इसका स्थापना क्यों किया गया है? इसका स्थापना इसलिए किया गया कि साहूकारों पर निर्भरता कम हो जाए, ग्रामीण शोषित वर्गों का। क्लियर। ग्रामीण समुदाय का जो शोषित वर्ग है उनका साहूकारों पर निर्भरता कम हो जाए, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक्स भी चलाए गए। क्लियर। तो आता है इसकी विशेषता, सदस्य ग्राहक एवं मालिक दोनों इसका स्वामित्व दोनों के पास इसका स्वामित्व होता है और डेमोक्रेटिक तरीके से मेंबर का कंट्रोल होता है। जैसे निदेशक मंडल का जब भी चुनाव होगा तो एक व्यक्ति एक ही वोट कर सकता है। तो ये लोग बोलते हैं कि हम काफ़ी लोकतांत्रिक तरीके से इसमें इसको रेगुलेट करते हैं। इसका चुनाव का तरीका कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति एक ही वोट देता है। क्लियर। अब लाभ का आवंटन हो या वित्तीय समावेशन हो, दोनों को, लाभ का आवंटन भी आपस में करते हैं और साथ में वित्तीय समावेशन को ये क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। इसकी विशेषता होती है अलग अलग राज्यों के बनाए गए सहकारी समिति अधिनियम में पंजीकृत ये होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। अब 3 स्तरीय ये होते हैं। प्राथमिक सहकारी समिति जो कृषि अल्पकालिक ऋण को बढ़ावा देते हैं, ये दूसरे होते हैं जिला स्तर पे जो जिला में होते हैं और राज्य स्तर पे जो राज्य में होते हैं। तो 3 स्तरीय, एक नीचे लेवल, उसके बाद जिला लेवल, उसके बाद राज्य लेवल। क्लियर है। अब उसके बाद क्या है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या होते हैं भाई? भारत में अब देखिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं में सूक्ष्म लोन किसको बोलते हैं? तो भारत में जब 1 लाख रुपए से कम जब ऋण लेते हैं तो उसको किस कैटेगरी में डालते हैं? सूक्ष्म की कैटेगरी में, स्मॉल। उसके बाद माइक्रो लोन्स में माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक। तो 1 लाख से कम के जब भी लोन लेंगे तो उसको माइक्रो में डाला जाएगा। तो ऐसे में छोटे छोटे जितने भी लोन हैं, चाहे गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया गया, चाहे किसी और कार्य की वजह से लोन ले लिया गया, तो इसको इसी में डालते हैं। 1980 में इसकी स्थापना होती है। फिर ये क्या आता है? भारत के NBFC, भारत में NBFC जो है और MFI हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रिजर्व बैंक निर्देश 2011 द्वारा नियमित होते हैं। इसको कौन से निर्देश द्वारा ये नियमित होते हैं? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रिजर्व बैंक निर्देश 2011 द्वारा नियमित होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तथा निजी ब्याज पर ऋण और कुल साख का 18% कृषि के लिए इनको ऋण देना है, मतलब कमजोर वर्गों का उदय कराना इनका उद्देश्य है। निर्धन वर्गों के लिए ये ऋण प्रदान करते हैं। अब आता है बैंकिंग सुधार समिति से रिलेटेड, बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है बेसल। तो पूछ दिया जाता है बेसल किससे रिलेटेड है? तो बेसल जब भी बैंकिंग्स का प्रॉब्लम की, जैसे NPA की प्रॉब्लम है, चाहे बैंकिंग्स के कोई भी क्वेश्चन हो, तो बेसल किससे रिलेटेड है? बैंकिंग से। बी याद हो जाएगा, बी से बेसल, बी से बैंकिंग। तो बेसल मानक, इसमें इसको 1974 में जर्मन बैंक हास्टेट के विफलता के बाद इसको शुरू किया गया बेसल। इसमें 3 स्तंभ होते हैं। बेसल 1 वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता से उत्पन्न उतार चढ़ाव को अवशोषित कर लेते हैं। वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता से जो उतार चढ़ाव इकोनॉमी में मेंटेन है, बैंकिंग में मेंटेन है, उसको अवशोषित किए जाते हैं बेसल मानक 1 के तहत। बेसल मानक 2 के तहत क्या काम होता है भाई? बैंकिंग क्षेत्रों में जोखिम प्रबंधन
में सुधार का काम करते हैं बेसल 2, और बेसल 3 क्या करते हैं, बैंक की पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बेहतर बनाते हैं। बेसल 3 काफ़ी चर्चा में रहता है। एक्चुअली क्या हुआ कि भारत सरकार एक टाइम डिसाइड की थी कि भाई बेसल 3 के जो मानक हैं धीरे धीरे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आरबीआई भी सोची धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि बैंकों के पास एनपीए खुद है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब लोग चुका नहीं रहे हैं लोन लेके और चले जा रहे हैं, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं लॉस में होते हैं। तो बैंकों के पास ऑलरेडी एनपीए है बहुत ज़्यादा, उसमें जब बेसल 3 को इम्प्लीमेंट करेंगे तो और ज़्यादा फाइनेंस चाहिए, और ज़्यादा पैसा चाहिए। तो पैसा तो कम था, तो हुआ कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे समय बढ़ा के बेसल 3 को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो भारत सरकार ने डिसाइड किया कि समय बढ़ा देते हैं बेसल 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर है? तो बेसल 3 बैंक की पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण को बेहतर बनाता है। प्रकट कीजिए अपनी सारी चीज़ें, प्रदर्शित कीजिए कि आपके पास कितना एनपीए है, कितना लोन गया, कितना आया, कितना फ़ायदा हो रहा है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई विजय माल्या जैसे लोग नहीं आ जाएं। ठीक। अब गैर लाभकारी एवं दबाव परिसंपत्तियाँ, एनपीएस, ये क्या है भाई? नॉन परफॉर्मिंग एंड स्ट्रेस एसेट्स। उपमानक, इसमें क्या होता है, उपमानक में सब स्टैंडर्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें 12 महीनों या इससे कम के लिए जब एनपीए हो गया तो उपमानक में रखते हैं। संदिग्ध, डाउटफुल, डाउटफुल में कब रखते हैं? जब 12 महीनों से अधिक हो अवधि तो डाउटफुल में रखते हैं। और उसके बाद हानि परिसंपत्तियाँ, इसको कौन दर्ज करता है, इसको कौन बताता है कि हानि परिसंपत्तियाँ में है? जब आरबीआई बैंकिंग, एक्चुअली क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो आप जाते हैं किस में, सबसे पहले आप जाएंगे उपमानक में। उपमानक में क्या होता है, आपका 12 महीने से ज़्यादा बकाया रह गया, आपको चुका नहीं रहे, बैंक पे फ़ोन आ रहा है कि भाई चुकाइए चुकाइए, आप चुका नहीं रहे हैं, तो बैंक उपमानक में डाल देगी। अगर 12 महीने से अधिक हुआ तब आपको डाल दिया जाएगा संदिग्ध, मतलब कहीं आप लेके चुका नहीं सकते, ऐसे लोगों में आपको शामिल कर दिया जाएगा। क्लियर? पहले उपमानक आता है सब स्टैंडर्ड, उसके बाद आता है संदिग्ध, डाउटफुल, 12 महीने से अधिक होना चाहिए, तभी डाउटफुल की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद आता है, क्या आएगा, उसके बाद आएगा हानि। हानि कौन तय करेगा? जब आरबीआई देखेगी ना बैंकों की बैलेंस शीट की क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आरबीआई बता देगी कि अब हानि में इसको डाल दो। क्लियर? हानि के केस में क्या होता है, यह राशि माफ नहीं की जा सकती और बैंक के बैलेंस शीट में वर्णित नहीं। क्लियर? अब क्या होता है, विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, नाम में ही है विलफुल, और डिफॉल्टर, डिफॉल्टर मतलब पैसा लेके नहीं चुका रहे हैं। विलफुल की 4 कैटेगरी होती है कि आपके पास पैसा चुकाने लायक हैं, लेकिन आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हैं। अब कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या होगी, हम कंडीशन देख लेंगे। अगर आपको विलफुल डिफॉल्टर में डाल दिया गया, और तो क्या होगा, आप शेयर बाजार में एंट्री नहीं मार सकते, आप किसी बैंक, किसी कंपनी के बोर्ड मेंबर में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, आपको किसी भी वित्तीय संस्थाओं से 5 साल के लिए ऋण नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ आपराधिक कार्रवाई आप पे भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि कुछ बदमाश टाइप के लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है चुकाने के लिए, लेकिन जानबूझ के फ्रॉड करते हैं और वो चुकाते नहीं हैं। तो कौन कौन से फ्रॉड कर सकते हैं देखते हैं। तो ये ऐसे भी बदमाश टाइप के लोग हैं। एक्चुअली क्या है कि नीतिगत तरीके से देखें तो नीति यही होनी चाहिए कि उधार लिए और उसको टाइम से चुका दें, तभी तो आपको और उधार भी मिलेगा, साथ ही साथ देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग अनैतिक होते हैं और यही काम करते हैं। उनकी बदमाशी को रोकने के लिए कई सारे तरीके अपनाए गए हैं। तो विलफुल डिफॉल्टर कर्ज चुकाने की वित्तीय स्थिति में हैं लेकिन नहीं चुका रहे हैं तो लेकिन नहीं चुका रहे हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, धन को जिस काम के लिए लिया था न कर दूसरे काम में घुसा दिया गया, दूसरे काम के लिए यूज कर लिए। कहने का मतलब है जिस काम के लिए, जैसे मान लें एग्जाम्पल ले लें कि आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया था और घर से क्या किया, कहीं का ट्रिप मार दिए, घूम के चले आए, पैसा खर्च, घर भी नहीं खरीदे। तो जिस काम के लिए धन लिए थे वो नहीं कर पाए, तो विलफुल डिफॉल्टर में आएंगे आप। उसके बाद धन किसी दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिए, लिए थे एक कंपनी खोलने के लिए धन, किसी और कंपनी को खोले, चाहे कंपनी ही नहीं खोले, कुछ और काम कर लिए, तो वहाँ पे धन नहीं रह जाएगा जहाँ पे मौजूद होना चाहिए। बैंक जब आके देखेगी तो आपके पास वहाँ धन नहीं रहेगा, जिस काम के लिए आपने मेंशन करके ऋण लिया है आपका धन कहीं और पाया जाएगा। क्लियर है? तो विलफुल डिफॉल्टर में आएंगे। उसके बाद चौथी कंडीशन क्या होती है, उस संपत्ति को बेचना जिसके लिए ऋण लिए थे। कहने का मतलब है आप ऋण लिए, कार खरीदे, कार नहीं मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने ऋण लिया, कार खरीदा और कार को बेच के रफू चक्कर हो गए, तो विलफुल डिफॉल्टर में आ गए। आपके पास पैसा भी था लेकिन आपने बेच ही दिया, परिसंपत्ति ही बेच दिया, अपनी कार खरीदे, जमीन खरीदे, कुछ भी खरीदे, बेच दिए। तो ऐसे में फिर वही होगा कि 5 साल के लिए लोन नहीं मिलेगा, आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है, आपको उसमें शेयर मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी, बहुत सारे काम होते हैं इसके लिए। तो विलफुल डिफॉल्टर जैसे बदमाश लोगों के लिए ये आता है। अब आते हैं, पूछ लिया जाता है कि बैंकिंग
से रिलेटेड कौन कौन सी समितियां हैं, काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है अलग अलग एग्जामों में, तो देख लेते हैं क्या है। अब ये था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कार्यप्रणाली समिति, कमेटी बनी थी कार्यप्रणाली के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए। तो दातेवाल समिति बनी थी 1977 में, और क्रेफिकॉर्ड समिति बनी थी 1979 में, और खुसरो समिति बनी थी 1989 में, और केलकर समिति बनी थी 2004 में। कई बार इसको सीरियल वाइज लगाने के लिए आ जाता है कालक्रम में, क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, और किससे रिलेटेड है ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी, बैंकिंग सुधार समिति। ये कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार लगाने के लिए दे दिया जाता है, कौन पहले आई, कौन बाद में आई, कौन उसके बाद में आई, कौन उसके बाद में आई, और ये कौन कौन सी कमेटी कहाँ से रिलेटेड है। तो जितने भी नाम हैं वो नाम याद कर लीजिए, वो कहाँ से रिलेटेड है, तो बैंकिंग सुधार से, क्लियर है। अब नाम में पहला नाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, कई जगह जिक्र मिलता है इसका, नरसिम्हम समिति फर्स्ट। ये फर्स्ट कब आई, 1991 में, और वही नरसिम्हा समिति 2 कब आई, 1997 में। तो एक 1991 में आई, दूसरी 1997 में आई, क्लियर। उसके बाद एन श्री कृष्णा आयोग आया 2011 में, क्लियर। उसके बाद दामोदरन समिति आई 2011 में, एन श्री कृष्ण साहब आए, ये 2011 में आए, तो बैंकिंग सुधार से रिलेटेड 2011 में, और दामोदरन समिति 2011 में। तो पहले ये आए फिर ये आए, दोनों लोग 2011 में आए, लेकिन कालक्रम में पहले कृष्णा साहब हैं, उसके बाद दामोदरन साहब हैं। और एम.बी. नायर समिति आई उसके बाद डॉक्टर उर्जित पटेल समिति आई 2013 में। उर्जित पटेल याद रह जाएगा क्योंकि रिसेंट ही आरबीआई के गवर्नर थे, तो इनकी जो भी समिति थी वो काफ़ी रिसेंट होगी, क्लियर। पीजे नायक समिति उसके बाद आई, और उसके बाद नचिकेत मोर समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है नचिकेत मोर समिति, कहाँ से, बैंकिंग रिफॉर्म से। दो इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हन समिति और नचिकेत मोर समिति, बहुत ज़्यादा। उसके बाद और सब है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नचिकेत मोर सबसे बाद में याद रख लीजिए, और नरसिम्हा समिति सबसे पहले। उसके बाद लगातार समिति आती रहती है, क्लियर है, वो करंट अफेयर में होगा। उसके बाद आता है आपका धन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या स्वरूप है, धन का स्वरूप पूछ लिया जाता है। तो M1, M2, M3, M4 में कैटेगराइज किया गया है। अब M1 में क्या होता है, लोगों का धन होता है टोटल, इसमें रुपया भी होता है, करेंसी भी होती है, मतलब सिक्के भी होते हैं, और बैंक में जमा धन प्लस आरबीआई का थोड़ा बहुत जो धन बच जाता है वो है। तो ये तीनों धन M1 में आते हैं, क्लियर है। आपके पास जो धन है, उसके बाद बैंक में आपने जो जमा किया, उसके बाद आरबीआई के पास जो धन है रखा गया, वो सब M1 में आता है। उसके बाद M2 में क्या आता है, M1 ये सारा का सारा M1 वाला प्लस डाकघर की बचत जमा, क्लियर है। डाकघर की जो बचत जमा होगी वो M1 प्लस डाकघर की बचत जमा इज इक्वल टू M2। अब होगा M3 में कौन आएगा, M1 प्लस बैंक का नेट डिपॉजिट, बैंक में जितने डिपॉजिट हुए हैं वो सबको मिला देंगे M1 में, तो क्या हो जाएगा M3। उसके बाद M4 में आता है M3 प्लस डाकघर का कुल जमा, मतलब डाकघर में आपने जितना पैसा रखा है, डाकघर के पास जितने लोगों का जितना पैसा है वो सब प्लस M3, ये कहाँ आ गया M4 में। तो M1 M2 को नैरो मनी कहते हैं, नैरो मनी मतलब सांकड़ी है, ठीक है, और M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं, M3 M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। अब M1 को सर्वाधिक तरल बोलते हैं और M4 को सबसे कम तरल, मतलब M1 to M4 जाएंगे तो तरलता कम होती चली जाएगी, क्लियर है। तो यही कुछ था बैंकिंग। इसके बाद शुरू किया जाएगा बजट, तो देखते हैं आगे देखेंगे क्लास में बजट को। जय हिंद।